Hello guys, welcome to my YouTube channel Learn with Consistency. First of all, very sorry guys, क्योंकि मैं 2 दिन से अपने चैनल पे लेक्चर्स अपलोड नहीं कर पा रही हूँ ड्यू टू टेक्निकल इशू, बट नाउ आई विल कंटिन्यू। आज हम पढ़ने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग में कि टाइप्स ऑफ प्रपोजिशंस कितने तरीके की होती हैं और उनमें से हम एक प्रपोजिशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी मैं लॉजिकल रीजनिंग की एक क्लास लेके आ चुकी हूँ जिसमें मैंने डिडक्टिव एंड इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट को डिस्कस किया है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ उस वीडियो को जाके देख लीजिए। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। तो आइए हम अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन। देखो, हमारे पास मैंने आपको पहली वाली क्लास में बताया था कि प्रपोजिशंस क्या होती है। प्रपोजिशंस एक तरीके की स्टेटमेंट होती है, ठीक है, जो मिलके क्या बनाती हैं, एक आर्ग्यूमेंट प्रिपेयर करती हैं। तो हमारे पास कुछ तरीके की प्रपोजिशन यहाँ पे हैं, नॉन कैटेगोरिकल, कैटेगोरिकल और डिसजंक्टिव। देखो, नॉन कैटेगोरिकल वो वाली प्रपोजिशंस होती हैं जिसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, ठीक है। इसलिए इनमें कुछ कंडीशंस होने की वजह से हम इन्हें हाइपोथेटिकल प्रपोजिशन भी बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ इट रेन्स ही विल नॉट कम, कि अगर बारिश होगी तो वो नहीं आएगा। इसका मतलब कि इसमें कंडीशन हो गई कि अगर बारिश होगी तो वो नहीं आएगा। कैटेगोरिकल प्रपोजिशंस वो वाली स्टेटमेंट्स होती हैं जो बिना किसी कंडीशन की होती हैं, मतलब जो कंडीशन फ्री होती है। जैसे ऑल ए आर बी, या फिर मैं आपको एग्जांपल दूं कि ऑल एनिमल्स आर मैमल्स। तो ये हमारी हो गई कैटेगोरिकल प्रपोजिशंस। इनको हम AEIO वाली प्रपोजिशंस बोलते हैं। इनको हम लेटर क्या करेंगे, कंप्लीट डिस्कस करेंगे। देन हमारी आ जाती है डिसजंक्टिव। डिसजंक्टिव होती हैं जो हमारी आइदर और वाली स्टेटमेंट्स होती हैं। इट अफर्म्स दैट एटलीस्ट वन ऑफ द अल्टरनेटिव इज ट्रू। ये क्या कहती है कि हमारे पास कुछ अल्टरनेटिव्स हैं, उनमें से कम एक अल्टरनेटिव जो होगा वो एक टाइम पे ट्रू होगा। क्या बोला है कि फॉर एग्जाम्पल, ही इज आइदर केयरलेस और डिसऑनेस्ट, या तो वो केयरलेस है या फिर वो डिसऑनेस्ट है, ठीक है। आई होप आपको ये 3 तरीके की प्रपोजिशन समझ में आ गई होंगी। अब इसमें जो कैटेगोरिकल प्रपोजिशन होती है AEIO वाली, इन्हें हमें डिटेल में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो पूरी लॉजिकल रीजनिंग है वो इन्हीं स्टेटमेंट्स पे डिपेंड करती है। तो आइए हम कैटेगोरिकल प्रपोजिशंस को डीप में डिस्कस करते हैं। अ कैटेगोरिकल प्रपोजिशन इज डिफाइंड एज एनी प्रपोजिशन दैट कैन बी इंटरप्रिटेटेड एज असर्टिंग अ रिलेशन ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन, कंप्लीट और पार्शियल, बिटवीन टू क्लासेस। कैटेगोरिकल प्रपोजिशंस वो प्रपोजिशंस होती हैं जो इंक्लूजन, एक्सक्लूजन, कंप्लीट, पार्शियल के रिलेशन को डिस्कस करती हैं, किसमें, 2 क्लासेस के बीच में। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बात करूं तो कैटेगोरिकल प्रपोजिशन एक ऐसी प्रपोजिशन है जो 2 क्लासेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स को क्या करती है, रिलेट करती है। देखो, 2 क्लासेस कौन सी हो गई एक सेंटेंस में, एक तो सब्जेक्ट हो गया, एक प्रीडिकेट टर्म हो गया, ठीक है। जब भी हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ते थे, हम सेंटेंस कैसे बनाते थे, पहले सब्जेक्ट आता था, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, ठीक है, फिर प्रीडिकेट, मतलब जिसको हम ऑब्जेक्ट बोलते थे। लेकिन यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को क्या बोला है, प्रीडिकेट बोला है, ठीक है। देखो, हमारे पास क्या होती है, 4 तरीके की कैटेगोरिकल प्रपोजिशंस होती हैं, ए, ई, आई और ओ। ए जो प्रपोजिशन है वो है हमारी ऑल वाली, ई नो वाली, और आई हो गई हमारी सम, और ओ हो गई हमारी सम नॉट। देखो गाइज, इनको प्रपोजिशंस को ध्यान रखने के लिए आपको अगर वॉवल्स पता हो कि हमारे पास 5 तरीके के वॉवल्स होते हैं, AEIOU, लेकिन उसमें हम यू को इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ जो आगे वाले 4 वॉवल्स हैं AEIO, इनको हम ध्यान रख सकते हैं। यही हमारी कैटेगोरिकल प्रपोजिशंस होती हैं, ठीक है। ए वाली क्या बोली कि ऑल, मतलब जिसमें सब इंक्लूड है। क्या बोला है कि जो सब्जेक्ट क्लास जब प्रिडिकेट क्लास में पूरा का पूरा एंटायर होता है, पूरा का पूरा सब्जेक्ट क्लास जब प्रिडिकेट क्लास में इंक्लूड हो, कि ऑल SRP, यहाँ पे S हो गया सब्जेक्ट, ठीक है, और यहाँ पे P हो गया प्रिडिकेट। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ऑल एनिमल्स आर मैमल्स, क्या बोला है कि ऑल एनिमल्स आर मैमल्स, तो यहाँ पे एनिमल सब्जेक्ट हो गया और मैमल्स क्या हो गए, प्रिडिकेट हो गए, कि जो सारे एनिमल्स हैं वो किसके अंदर आ गए, मैमल्स के अंदर आ गए ना। मैमल्स एक बड़ी टर्म हो गई और एनिमल एक छोटी टर्म हो गई, कि जो सारे के सारे जो एनिमल्स हैं वो मैमल्स के अंदर आ गए। ओके, गॉट इट। अब आ जाता है ई प्रपोजिशन। ई प्रपोजिशन बता दे कि एंटायर सब्जेक्ट क्लास इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्रिडिकेट क्लास। इसमें क्या बोला है कि नो SRP, कि नो एनिमल आर मैमल्स, कि कोई भी एनिमल है वो मैमल नहीं है, मतलब इसमें सब्जेक्ट और प्रिडिकेट के बीच कोई रिलेशन नहीं है, कि जो सारा का सारा सब्जेक्ट क्लास है वो हमारा प्रिडिकेट क्लास से क्या है, एक्सक्लूड है, मतलब इंक्लूड नहीं है। ओके, I प्रपोजिशन asserts that part of the subject class is included in the predicate class। क्या बोला है
आई होती है हमारी सम वाली, कि सम SRP की मतलब सम एनिमल्स आर मैमल्स, कि कुछ एनिमल्स हैं वो मैमल्स हैं, सारे नहीं, कुछ एनिमल्स हैं वो हमारे मैमल्स हैं, मतलब पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट क्लास इज इंक्लूडेड इन द प्रीडिकेट क्लास। क्या बोला है कि सब्जेक्ट क्लास का कुछ पार्ट, सम पार्ट हमारा प्रीडिकेट क्लास में क्या होता है, इंक्लूड होता है। ठीक है, अब आ जाता है ओ प्रपोजिशन। ओ होती है हमारी सम नॉट वाली, कौन सी, सम नॉट वाली, कि सम SR not P, मतलब सम एनिमल्स आर नॉट मैमल्स, कुछ एनिमल्स हैं वो हमारे मैमल्स नहीं हैं। ठीक है, तो इसमें हमने क्या बोला कि पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट क्लास इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्रीडिकेट क्लास, कि सब्जेक्ट क्लास का कुछ पार्ट है वो हमारा प्रीडिकेट क्लास से क्या है, एक्सक्लूड है, मतलब कुछ पार्ट है हमारा सब्जेक्ट क्लास का वो प्रीडिकेट क्लास में इंक्लूड नहीं है। अब देखो यहाँ पे हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखी है। ए, 4 तरीके की स्टेटमेंट होती है ना, ए, ई, आई और ओ। ठीक है, ए हो गई हमारी ऑल वाली, ई नो, और आई हो गई हमारी एस सम वाली, और ओ हो गई हमारी सम नॉट वाली। ठीक है, देखो गाइज ये तो हो गए हमारे क्वांटिटी, ये क्या हो गए हमारे क्वांटिटी, जो हमारी क्वांटिटी को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, और ये हो गए हमारी क्वालिटी, अफर्मेटिव और नेगेटिव क्या हो गई हमारी क्वालिटी। अब जैसे आपको इस तरीके से आप याद रख सकते हो, अफर्मेटिव क्या होता है, पॉजिटिव, क्या होता है अफर्मेटिव, पॉजिटिव, कि किसी पर्सन में क्या क्वालिटी होती है, या तो वो पॉजिटिव होगा या फिर वो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो आप क्वालिटी से ये ध्यान रख सकते हो कि क्वालिटी 2 तरीके की होती है, अफर्मेटिव और नेगेटिव, और क्वांटिटी भी 2 तरीके की होती है, यूनिवर्सल और पर्टिकुलर। यूनिवर्सल जिसमें सब कुछ इंक्लूड हो या फिर सब कुछ एक्सक्लूड हो, लेकिन पर्टिकुलर होती है हमारी पार्ट, जिसमें कुछ इंक्लूड है और कुछ इंक्लूड नहीं है। अब जैसे इसमें क्या बोला कि ऑल वाली जो स्टेटमेंट है वो यूनिवर्सल अफर्मेटिव है, मतलब ऑल SRP, कि इसमें क्या बोला है कि ऑल, ऑल हमारा यूनिवर्सल को डिफाइन कर रहा है कि सारे एस क्या है, P है, और ये क्या है, ये नॉट वाली नहीं है, तो ये अफर्मेटिव हो गई पॉजिटिव सेंस में। ठीक है, अब जो ई वाली है वो क्या हो गई हमारी यूनिवर्सल नेगेटिव, कि यूनिवर्सल तो है कि कोई भी SP नहीं है, लेकिन ये नेगेटिव है, क्यों, क्योंकि नो आ गया। ओके, अब जैसे सम SRP, आई वाली स्टेटमेंट क्या बोलती है कि सम SRP, कुछ एस क्या है, P है, तो ये हमारी हो गई पर्टिकुलर अफर्मेटिव वाली, कि इसमें कुछ, सम किस चीज को शो कर रहा है, पर्टिकुलर, कि सारे एस नहीं बल्कि कुछ एस हैं वो क्या है, P है, और ये अफर्मेटिव हो गई। ठीक है, तो इसलिए इसे हम पर्टिकुलर अफर्मेटिव बोलते हैं। अब ओ वाली स्टेटमेंट क्या बोलती है कि सम SR not P, कुछ एस है वो P नहीं है। ठीक है, तो मतलब ये पर्टिकुलर तो है कि कुछ एस के बारे में बात हो रही है, लेकिन ये नेगेटिव हो गई क्योंकि इसमें नॉट आ रहा है। ठीक है, आई होप आपको मेरा ये स्टैंडर्ड फॉर्म वाला समझ में आ गया होगा। देखो हम वेन डायग्राम कैसे बनता है, ऑल A R B का वेन डायग्राम क्या बना कि ऑल A, जो सारे A है ना, जो सारे A है वो क्या है, B है, मतलब B के अंदर सारे A इंक्लूड है। आगे बात समझ में, नो A R B मतलब A और B के अंदर A और B के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, सम A R B मतलब हमने A के ऊपर हमने B को ओवरलैप कर लिया। ठीक है, कि कुछ A क्या है, B है, मतलब A का कुछ पार्ट क्या है, B है, तो ये वाला जो पार्ट है ये हमारा क्या हो गया, B हो गया। ठीक है, सम A R not B, कुछ A B नहीं है, A का कुछ पार्ट B नहीं है, कौन सा पार्ट B नहीं है, ये वाला, ये पार्ट तो उसका B नहीं है ना। ठीक है, तो इस तरीके से हम वेन डायग्राम बनाते हैं। अब देखो मैंने आपको बताया था कि कैटेगोरिकल प्रपोजिशंस वो प्रपोजिशंस होती हैं जो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में इंक्लूजन, एक्सक्लूजन, पार्शियल और कंप्लीट का रिलेशन है डिस्क्राइब करती है। कंप्लीट एक्सक्लूजन क्या हो गया, ऑल A R B। अब जैसे ऑल A R B वाली स्टेटमेंट है, इसमें क्या है कि जो सारे A हैं वो B के अंदर इंक्लूड हैं, तो कंप्लीट इंक्लूजन हो गया। ठीक है, नो A R B ये क्या हो गया, कंप्लीट एक्सक्लूजन, कि कोई भी A B नहीं है, मतलब कंप्लीट के बारे में तो बात हो रही है लेकिन एक्सक्लूजन की कोई भी इंक्लूड नहीं है। ठीक है, अब सम A R B ये हो गया हमारा पार्शियल इंक्लूजन, कि इसमें से मतलब A का कुछ पोर्शन क्या है, B में इंक्लूड है, तो इसलिए पार्शियल इंक्लूजन। सम A R not B A का कुछ पोर्शन है वो B में इंक्लूड नहीं है, तो इसलिए हम इसे पार्शियल एक्सक्लूजन बोलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देखो क्या बोला है कि हमारे पास 4 तरीके की स्टेटमेंट होती हैं, A, E, I और O। ठीक है, A कौन सी हो गई, यूनिवर्सल अफर्मेटिव वाली, ऑल SRP है ना, और नो SRP यूनिवर्सल नेगेटिव,
सम एस आर पी पर्टिकुलर अफर्मेटिव और सम एस आर नॉट पी हमारी हो गई पर्टिकुलर नेगेटिव। देखो अब हम इसमें डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। गाइस डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो अपने आप में 100% हो। क्या हो? जो अपने आप में 100% हो उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। देखो इसमें क्या बोल रहे हैं कि ऑल एस आर बी पी, कि जो सारे एस है वो पी है। मतलब यहाँ पे सारे मतलब 100% किस चीज की बात हो रही है? सब्जेक्ट की बात हो रही है। तो इसमें इस वाली स्टेटमेंट में सब्जेक्ट टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है और प्रेडिकेट टर्म अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। डिस्ट्रीब्यूशन हम किसे बोलते हैं? जो अपने आप में 100% की बात करता हो। तो ऑल एस आर पी में क्या है? सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है। नो एस आर पी की मतलब एस और पी के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है। जब कोई रिलेशन ही नहीं है तो ये दोनों अपने आप में क्या हो गए? 100% हो गए। तो यहाँ पे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों ही टर्म क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसमें क्या बोला है कि सम एस आर पी, एस का कुछ पोर्शन पी है ना। अब यहाँ पे तो देखो डिस्ट्रीब्यूशन की बात ही नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे 100% कोई चीज़ है ही नहीं, ना तो एस है ना पी है। तो इसका मतलब जो सब्जेक्ट टर्म है और प्रेडिकेट टर्म है वो दोनों ही अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, अब आ जाता है सम एस आर नॉट पी। क्या बोला है कि कुछ एस है वो पी नहीं है, कुछ एस पी नहीं है। मतलब एस तो हमारा 100% है ही नहीं, लेकिन पी हमारा 100% है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रेडिकेट टर्म है वो देखो इसमें गलत लिख रहा है। जो प्रेडिकेट टर्म है वो हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड है और जो सब्जेक्ट टर्म है वो हमारी अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा गाइज। इससे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। देखो अब मैं आपको ये सिनेरियो समझाती हूँ कि जैसे हमें एक स्टेटमेंट दे रखी है कि ऑल ए आर बी। अब जो ऑल है वो क्या है? क्वांटिफायर, जो क्वांटिटी को डिफाइन करता है। अगर यहाँ पे नो होता या फिर सम होता या फिर सम नॉट होता तो ये क्वांटिफाई को डिफायर करता है। ठीक है, ए हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। आर हमारा क्या हो गया? कोपुला। देखो इंग्लिश ग्रामर में जब हम सेंटेंस पढ़ते थे तो आर हमारा क्या होता था? हेल्पिंग वर्ब। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? कोपुला बोला है। जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को क्या कर रहा है? आपस में ज्वाइंट कर रहा है, उसे हम कोपुला बोलते हैं। और जो ये कोपुला होता है या तो ये अफर्म करता है या डिनाई करता है। मतलब या तो ये पॉजिटिव होगा या फिर ये नेगेटिव होगा। अगर सपोज यहाँ पे आर के साथ नॉट लग जाता है तो ये डिनाई कर रहा है, और यहाँ पे सिर्फ आर है तो ये अफर्म है, मतलब पॉजिटिव सेंस में बात कर रहा है। बी हमारा हो गया प्रेडिकेट। क्या हो गया? बी हमारा प्रेडिकेट हो गया, जिसे हम ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कैटेगोरिकल प्रपोजिशन। देखो कैटेगोरिकल प्रपोजिशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? पहली बात तो 3 टर्म होती है, मिडल टर्म, मेजर टर्म और माइनर टर्म। और हर टर्म 2 बार रिपीट होगी। मैंने आपको बताया था कि जो मतलब आर्ग्यूमेंट होता है उसका एक स्ट्रक्चर होता है। क्या स्ट्रक्चर होता है? PPC, ये स्ट्रक्चर होता है। प्रीमाइज 1, प्रीमाइज 2 और कंक्लूजन। ठीक है, तो इन तीनों में तीनों टर्म आएंगी, मिडल टर्म, मेजर टर्म, माइनर टर्म, और हर टर्म 2 बार रिपीट होगी इन तीनों स्टेटमेंट में। ठीक है, अब क्या बोला है कि स्ट्रक्चर। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? जब भी हम PPC स्ट्रक्चर बनाते हैं तो सबसे पहले मेजर प्रीमाइज लगाएंगे, फिर माइनर प्रीमाइज और फिर कंक्लूजन। देखो मेजर प्रीमाइज कौन सा होता है? जिसमें मेजर टर्म आ रही है। माइनर प्रीमाइज कौन सा होता है? जिसमें माइनर टर्म आ रही है। और कंक्लूजन होता है लास्ट में। ठीक है, अब जैसे इसमें एक एग्जांपल दे रखा है कि ऑल मैन आर मॉर्टल, सॉक्रेट इज अ मैन, देयरफॉर सॉक्रेट इज अ मॉर्टल। ये मेजर प्रीमाइज है, ये माइनर प्रीमाइज है, कंक्लूजन है। हमने इसको एक सीक्वेंस में ही लगा रखा है। अब देखो हम इनको मतलब पढ़ते हैं। क्या बोला है इसमें कि ऑल मैन आर मॉर्टल। क्या बोला है कि ऑल मैन आर मॉर्टल, मतलब ये मेजर प्रीमाइज हो गया। देखो मिडल टर्म कौन सी होती है? कैंसलिंग टर्म और कॉमन टर्म, जो कभी भी कंक्लूजन में नहीं आती। अगर आप कंक्लूजन देख लो, देयरफॉर सॉक्रेट इज अ मॉर्टल, इसमें मिडल टर्म नहीं है। अगर सॉक्रेट भी है, मॉर्टल भी है, तो इसमें कौन सी टर्म नहीं है? मैन। तो मैन हमारी कौन सी हो गई? मिडल टर्म। मेजर टर्म कौन सी होती है? जो हमारी कंक्लूजन के प्रेडिकेट होता है। देखो कंक्लूजन का प्रेडिकेट कौन सा हो गया? ये मॉर्टल, ये हमारी मेजर टर्म हो गई, और ये हमेशा मेजर प्रीमाइज में आती है। अगर आप मेजर प्रीमाइज देखो तो मॉर्टल हमेशा मेजर प्रीमाइज में आया हुआ है ना। और माइनर टर्म कौन सी होती है? जो कंक्लूजन का सब्जेक्ट होती है। सॉक्रेट यहाँ पे क्या है? माइनर टर्म है, और देखो ये माइनर प्रीमाइज में ही आ रही है। अब देखो 3 टर्म हो गई ना, मैन, सॉक्रेट और मॉर्टल, 3 टर्म हो गई, और हर टर्म 2 बार रिपीट हो रही है। देखो मॉर्टल मॉर्टल, मैन मैन, सॉक्रेट सॉक्रेट। ठीक है, हर टर्म 2 बार रिपीट हो रही है। और उसमें क्या बोला है कि पहले मेजर प्रीमाइज, फिर माइनर प्रीमाइज, फिर कंक्लूजन। मेजर टर्म कौन सी होती है? सब्जेक्ट का प्रेडिकेट, और माइनर टर्म कौन सी होती है? सब्जेक्ट का
वो सॉरी कंक्लूजन का सब्जेक्ट, ओके। और जो मिडल टर्म होती है वो कभी भी कंक्लूजन में नहीं आती। आई होप गाइज आपको मेरी क्लास समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसमें मैंने आपको टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन बताया है और इसमें मैंने आपको कैटेगोरिकल प्रपोजिशन मतलब डिटेल में डिस्कस किया है। इसके आगे ही जो क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन है वो इसी चीज़ पे डिपेंड करता है। तो आई होप अगर आपको मेरी क्लास समझ में आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू गाइस।